नमस्कार सभी को। आज मैं आप लोगों को कक्षा 8 का भारत की खोज किताब से चैप्टर नंबर 3 पढ़ाने वाली हूँ, जिसको जवाहरलाल नेहरू जी ने लिखा है। चैप्टर नंबर 3, सिंधु घाटी की सभ्यता, यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो चलिए, मैं इस वीडियो का पहला पार्ट बना चुकी हूँ। अब मैं दूसरी पार्ट आप लोगों के साथ लाई हूँ। अब हम पढ़ेंगे प्राचीनतम अभिलेख, धर्म ग्रंथ और पुराण। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज से पहले यह समझा जाता था कि हमारे पास भारतीय संस्कृति का सबसे पुराना इतिहास वेद है। वैदिक युग के काल निर्धारण के बारे में बहुत मतभेद रहा। यूरोपीय विद्वान प्राय इसका समय बहुत बाद में मानते हैं और भारतीय विद्वान पहले। आजकल अधिकांश विद्वान ऋग्वेद की ऋचाओं का समय ईसा पूर्व 1500 मानते हैं, पर मोहनजोदड़ो की खुदाई के बाद से इन आरंभिक भारतीय धर्म ग्रंथ को और पुराना साबित करने की प्रवृत्ति बढ़ गई है। वस्तुतः यह हमारे पास मनुष्य के दिमाग की प्राचीनतम उपलब्ध रचना है। मैक्सक्यूलर ने इसे आर्य मानव के द्वारा कहा गया पहला शब्द कहा है। भारत की समृद्धि भूमि पर प्रवेश करने के समय आर्य अपने साथ उसी कुल के विचारों को लेकर आए थे, जिससे ईरान में अवस्था की रचना हुई थी। भारत की धरती पर उन्होंने उन्हीं विचारों का पल्लवन किया। वेदों और अवस्थाओं की भाषा में भी अद्भुत साम्य है। कहा गया है कि वेद भारत के अपने महाकाव्यों की संस्कृति की उपेक्षा अवस्था से के अधिक निकट है। चलिए, अब हम वेद को पढ़ेंगे, वेद का एक्सप्लेनेशन करेंगे, ठीक है। बहुत से हिंदू वेदों को प्रकाशित धर्म ग्रंथ मानते हैं। उनका असली महत्व इस बात का उद्घाटन करने के कारण है कि विचारों की आरंभिक अवस्था के मानव मस्तिष्क ने कैसे अपने को व्यक्त किया गया है। वो मस्तिष्क सचमुच कितना अद्भुत था। वेद की उत्पत्ति वेद धातु से हुई है, जिसका अर्थ है जानना। अतः वेद का सीधा अर्थ है अपने समय के ज्ञान का संग्रह करना, ठीक है। उनमें न मूर्ति पूजा है, न देव मंदिर। वैदिक युग के आर्यों में जीवन के प्रति उतनी उमंग थी कि उन्होंने आत्मा पर बहुत कम ध्यान दिया। वे मृत्यु के बाद किसी प्रकार के अस्तित्व में बहुत अस्पष्ट ढंग से विश्वास करते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला वेद यानी ऋग्वेद शायद मानव जाति की पहली पुस्तक है। इससे हमें मानव मन के सबसे आरंभिक उद्गार मिलते हैं, काव्य प्रवाह मिलता है और प्राकृतिक के सौंदर्य और रहस्य के प्रति हर्षोल्लास मिलता है। इसके अलावा हमें मनुष्य के उन साहसिक कारनामों की रिकॉर्ड मिलता है जो लंबे समय पहले किए गए। यही से भारत ने एक ऐसी तलाश आरंभ की जो उसके बाद कभी समाप्त नहीं हुई। सभ्यता के उषा काल में ही प्रबल और सहज कल्पना से संपन्न लोग जीवन में छिपे हुए अनंत रहस्यों को जानने के लिए सजग हुए। उन्होंने अपनी सजग अवस्था के कारण प्रकृति के प्रत्येक तत्व और शक्ति में देवत्व का आरोप किया, पर इस सब में साहस और आनंद का भाव था। बहुत से पश्चिमी लेखकों ने इस ख्याल को बढ़ावा दिया है कि भारतीय लोग परलोक परायण है। मैं समझता हूँ कि हर देश के निर्धन और अभागे लोग एक हद तक परलोक में विश्वास करने लगते हैं, जब तक कि वे क्रांतिकारी नहीं हो जाते। यही बात गुलाम देश के लोगों पर लागू होती है। हमें भारत में भी और स्थानों की ही तरह विचार और कर्म की दो समांतर विकसित होती धाराएं दिखाई पड़ती है, एक जो जीवन के स्वीकार करती है और दूसरी जो जिंदगी से बचकर निकल जाना चाहती है। अलग अलग युगों में भी कभी बल एक पर होता है और कभी दूसरी पर, परंतु इतना निश्चित है कि वैदिक संस्कृति की मूल पृष्ठभूमि परलोकवादी या इस विश्व का निरर्थक मानने वाली नहीं है।
जब भी भारत की सभ्यता में बाहर आई, तब ऐसे हर दौर में जीवन और प्रकृति में लोगों ने गहरा रस लिया, जीने की प्रक्रिया में आनंद लिया। ऐसे ही युगों में कला, संगीत और साहित्य, साथ ही गाने, नाचने की कला, चित्रकला और रंगमंच सब का विकास हुआ। इस बात को ग्रहण करना मुमकिन है इस बात को ग्रहण करना मुमकिन नहीं है कि कोई संस्कृति या जीवन दृष्टि जिसका आदर परलौकिकता हो या जो विस्म को व्यर्थ मानती हो, वो सशक्त और विविधतापूर्ण जीवन की अभिव्यक्ति के इतने रूपों की रचना कर सकती है। कोई संस्कृति जो बुनियादी तौर पर परलौकिकवादी होती, वो हजारों वर्ष बनी नहीं रह सकती। चलिए आगे बढ़ते हुए अब मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगी, बताऊँगी भारतीय संस्कृति की निरंतरता। ठीक है, हमें आरंभ में ही एक ऐसी सभ्यता और संस्कृति की शुरुआत दिखाई पड़ती है जो तमाम परिवर्तनों के बावजूद भी आज भी बनी हुई है। इसी समय मूल आदर्श आकर ग्रहण करने लगते हैं और साहित्य और दर्शन, कला और नाटक तथा जीवन के और तमाम क्रियाकलाप इन आदर्शों और विश्व दृष्टि के अनुकूल चलने लगते हैं। इसी समय मूल आदर्श आकर ग्रहण करने लगते हैं। इसी समय उस विशेषतावाद और छुआछूत की प्रवृत्ति का आरंभ दिखाई पड़ता है, जो बाद में बढ़ते बढ़ते असहाय हो जाती है। यही प्रवृत्ति आधुनिक युग की जाति व्यवस्था है। यह व्यवस्था एक काश युग की परिस्थिति के लिए बनाई गई। इसका उद्देश्य था उस समय की समाज व्यवस्था को मजबूत बनाना और उसे शक्ति और संतुलन प्रदान करना। ठीक है, किंतु बाद में यह उसी समाज और व्यवस्था और मानव मन के लिए कारागृह बन गए। कारागृह का मतलब होता है जेल। ठीक है, यानी कि प्रिजन, जेल बन गए। फिर भी यह व्यवस्था लंबे समय तक बनी रही। उस ढांचे के भीतर बांधे रहते हुए भी सभी दिशाओं में विकास करने के मूल प्रेरणा इतनी प्राणभाव थी कि उसका प्रसार सारे भारत में और उससे आगे बढ़कर पूर्वी समुद्र तक हुआ। इतिहास के लंबे दौर में भारत अलग थलग नहीं रहा। ईरानियों और यूनानियों से, चीनी और मध्य एशिया तथा अन्य लोगों से उसका संपर्क बराबर बना रहा। 3-4 हजार वर्षों का यह सांस्कृतिक विकास और उसका अटूट सिलसिला अद्भुत है। तो बच्चों, मैं इस वीडियो का पार्ट 3 भी बनाऊंगी, इससे आप लोग पढ़िए। देखो, अगर कुछ प्रॉब्लम हो, कुछ समझ में नहीं आ रहे तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिए। ठीक है, मैं आप लोग को बता दूंगी। और अच्छा लगा तो लाइक करिए, अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक करिए। और मुझे साथ ही साथ यह भी कमेंट करके बताएं कि मुझे और क्या इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। ठीक है।